गुजर रेजिमेंट। भाई इतना गौरवशाली इतिहास जो प्रतिहार राजा मीर भोज हैं। ठीक दोस्तों नमस्कार। भारत में अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहे हैं, कुछ महापुरुष ऐसे रहे हैं जिनकी छोटी सी बात भी अब तक चली आ रही है। उन्हीं में से एक नाम था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने भले ही एक छोटी सी लाइन कही हो, लेकिन वो लाइन पूरे जीवन को बदल के रख देती है। आपका जो जीवन चक्र है, काल चक्र है, उसको पूरा बदल देती है। और वो लाइन थी, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तब डगमगा जाता है मामला। खासकर देश की किसान कबीलाई कौम, मजदूर कौम, जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया, इस देश को बनाने में, इस देश को संवारने में। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार तोड़ने की बात करते हैं। कभी वो मंचों से भाषण दे देते हैं कि मुसलमान आपके जेवरात छीन लेंगे, आपके पशु खोल कर ले जाएंगे, डंगर आपके मिलने वाले नहीं हैं। और एक भ्रम पैदा कर दिया गया है देश की जनता के अंदर, खासकर बहुजनों के अंदर, कि आपको खतरा है तो देश के सिर्फ मुसलमानों से है। आज हमारे साथ में बात करने के लिए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी हैं। भाई साहब स्वागत है आपका। शुक्रिया। जय भीम। जय भीम। कैसे हैं जी आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, दिल्ली बड़ा शोर शराबा रहा दिल्ली में की बार, जय भीम, चारों तरफ नीला ही नीला, दिल्ली को नीली कर देंगे। नहीं, जय भीम, जय जोहार, जय मंडल और लाल सलाम। लाल सलाम भी कह सकते हैं आप। मतलब सभी महापुरुषों, नहीं वहाँ जय मीर भोज भी थे। मतलब वहाँ और वो शख्स था दिल्ली के अंदर जिसको ये लगता है कि आज देश जो है एक दोराहे पर खड़ा है, जिसको ये लगता है कि पूंजीपति व्यवस्था जो है बड़ी मजबूती से देश में हावी हो रही है, जिसको ये लगता है कि नहीं, अब लड़ाई जो है वो सड़क पर निकल के ही लड़नी पड़ेगी। वो प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पहुँचा था। संविधान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा में चलने वाला व्यक्ति, जो लोग बराबरी की बात करते हैं, या मैं कहूँगी किसान का मेरा, क्योंकि इस देश में किसान का मेरा एक ऐसी कौम है जो हम सदैव बराबरी के लिए लड़ी है। वहाँ किसान कमेरों का जमावड़ा था, और वो जमावड़ा जो है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर था, मजबूती के साथ। लोग तो कह रहे चंद्रशेखर तो राजनीति करना चाहता है। राजनीति करना बुरी बात है। देखो, ये एक फैलाया हुआ भ्रम है। आपने देखा होगा कि जब हम शादियों में जाते हैं या कोई हमारे धार्मिक अनुष्ठान होता है तो हमें वहाँ ये कहा जाता है कि भाई राजनीति बात नहीं होगी। बड़ा सवाल ये है कि जहाँ ताकत इकट्ठा होती है वहाँ बहुजन अपनी राजनीति की बात नहीं करेगा तो क्या बात करेगा? बिल्कुल भाई, हमारे सत्संग होते हैं, जैसे गुरु रविदास जी के सत्संग होते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर कार्यक्रम होते हैं, या आज़ादी की जब 15 अगस्त से 26 जनवरी आता है उस दिन हम आज़ादी का कार्यक्रम करते हैं। अगर बहुजन किसान का मेरा उस दिन राजनीति की बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? किसान मजदूर जो है वो साल के 12 महीने तो अपने काम पर रहता है। उसे छिटपुट साल भर में 2-4 दिन ऐसे मिलते हैं कि वो जब इकट्ठा हो सकता है, या कोई घटना घटित हो, या किसी का विवाह हो उस पर। अगर वो तब राजनीति की बात नहीं करे तो क्या करेगा? सबसे बड़ी चीज़, ये देश जो है ना, ये किसानों का देश है, ये देश मजदूरों का देश है। ये मैं नहीं कहता इतिहास है भारत का। इतिहास से तो छेड़छाड़ होती रहती है ना बार बार। अब वही राजनीति बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? अरे चंद्रशेखर आज़ाद की बात कि चंद्रशेखर राजनीति भी कर कहाँ रहे हैं? अभी तो समाज नीति तो कर रहे हैं, अभी तो बता रहे हैं सिर्फ जाकर के कि भाई उस समाज की ये व्यवस्था है, उस समाज को ये चाहिए था, उस समाज को ये चाहिए था, ये होना चाहिए था। अभी उन्होंने कहा भाई शिक्षा का एकीकरण करो, क्यों नहीं करते? भाई जब डीएम का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा एक स्कूल में जाएंगे तभी तो पता लगेगा सही मायने में हैसियत किसकी क्या है। एक वर्ग के लिए कॉन्वेंट स्कूल और एक वर्ग बेचारा प्राइमरी स्कूल में खिचड़ी खा रहा है। अभी तो वो सिर्फ ये व्यवस्था बता रहे हैं भाई ये व्यवस्था है। अभी तो जब और भी किसान कमेरों की औलादें निकल के इस राजनीति की ओर आगे बढ़ेंगी तो तब जाकर राजनीतिक पेट में दर्द होगा। ये तो शुरुआत है। भी दर्द कितना हो सकता है? कितनी? कौन सी टैबलेट लेनी पड़ेगी? देखिए, टैबलेट तो डॉक्टर अम्बेडकर की टैबलेट है, टैबलेट तो बुद्ध की टैबलेट है। हाँ, इक्वलिटी देनी पड़ेगी, जो अधिकार है वो देने पड़ेंगे, ठीक है।
अधिकारों को तोड़ दिया। भारत की जल जंगल जमीन में हमारा हिस्सा है, वो हिस्सा चाहिएगा, लड़ेंगे तब तक। फिर आपको संसद में अलग बिठा दिया जाता है। आप बात कर रहे हैं अधिकारों की, तो भाई देखो, शुरू के कई दिन तो लगी बैठे रहे। देखो अब इसका मैं उदाहरण क्या दूं आपको। समानता नहीं आई ना देश में। नहीं देखो, ऐसी समानता हम चाहते भी नहीं है जो अधिकारियों को चल दे। अकेले बैठे हैं उधर, लेकिन सबसे तेज दहाड़ रही होगी। वैसे तो जानवर होता है शेर, लेकिन अब आपने देखा होगा जब शेर जंगल से गुजरता है तो चीज़ें इधर उधर हिल जाती है। तो शेर तो वहाँ अकेला दिखा है। और इस बार संसद में जो कुछ हुआ है तो मुझे तो नहीं लगता अब से पहले कभी हुआ। जय भीम, जय मंडल, जय जवाहर, और फिर उसके बाद एकदम से प्रति स्वर उधर से आता है कि भाई भाषण यहीं दोगे क्या। फिर इधर से एक स्वर जाता है, हाँ भाई आप बोलने के लिए तो आए हैं, चुप रहने के लिए थोड़ी आए हैं। अब सोचो, जय भीम, जय मंडल, जय जवाहर के नारे से, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान के नारे से कितनी परेशानी क्यों है। यही तो देश है, और क्या है भाई। जय भीम, जय जवाहर, जय मंडल ही तो देश है, जय संविधान ही तो देश है, जय लोकतंत्र ही तो देश है। और देश को आप कैसे कैसे मॉडिफाई, क्या नाम, कैसे क्या नाम समझाओगे, वर्गीकरण कैसे करोगे देश का, कैसे बताओ क्या देश है। भाई किसान, कमेरे, मजदूर, ये देश है, विज्ञान देश है, संविधान देश है। जय जवाहर के लोगों की संख्या इस देश में इतनी है जो जल जंगल जमीन की रक्षा करते हैं। जय भीम सबको समानता का अधिकार देता है। जय मंडल जो 100 ले जाने की बात करता है। यही तो देश है। एक चीज़ मुझे बड़ी मस्त लगी उनकी, वो भाषण दे रहे थे और बीजेपी का कोई बोलता है कि बीच में बोल देता है, फिर वो कहता है महिला विरोधी कोई नहीं बोलेगा, बैठ जाओ। ये मतलब कैसे इतनी अंदर। पहले मैंने बहुत सारी वीडियो देखे उनके, बहुत झिझक रहती थी बोलने में, बात करने में। जी जी। अब की बार कुछ अलग था। देखिए, जब आप कोई काम करते हैं ना तो आपको अनुभव होता है। इस देश में होते हुए बलात्कार हम देखते हैं, और बलात्कार के लिए हम लड़ते हैं, तब मुकदमे दर्ज होता है, हम पे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अभी आपने दिल्ली में घटना घटित देखी होगी, जो बहनें कुश्ती में, वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लाई थी, वो दिल्ली में आंदोलन कर रही थी, अब पुलिस उनको घसीट रही थी। देखो, जिनका सम्मान होना चाहिए उनको हम घसीट रहे हैं, उनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकार किसकी है? बीजेपी की, मोदी जी की। हाँ, मोदी जी कह लो या वो कह लो, एक ही रूप है उनका। राकेश टिकैत जी कहते हैं मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। अब यार ये राकेश टिकैत जी को अब किस उससे कह रहे हैं मैं तो समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो देखिए बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार के अंदर जो है महिला को बड़ा अपमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी चंद्रशेखर भाई ने कहा भाई बैठ जाओ, महिला विरोधी बैठ जाओ। ठीक। और इस पर कोई भी व्यक्ति जो अच्छा व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति वो ये नहीं कहता कि ये स्टेटमेंट गलत है, सही है। ठीक, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, हमें भी है। उस पर कोई जब सवाल करेगा तो जवाब तो दिया जाएगा। 2 मांगे और उठाई उन्होंने संसद में, जी। चमार रेजिमेंट की, एक गुज्जर की। जी, गुजरों के रेजिमेंट होनी चाहिए। बड़ी हिस्ट्री है, एक बड़ा इतिहास है, शौर्य गाथाएं हैं, और जब आप जाएंगे बुजुर्गों से बैठेंगे तो पूछेंगे, होनी चाहिए भाई। चमार रेजिमेंट 1942 में जो है वो लड़ती है, वो सुभाष चंद्र बोस के साथ भी उसके बाद लड़ती है। उसको अंग्रेज इसलिए तो बंद कर देते कि वो उसके लिए लड़ी। गुजर रेजिमेंट, भाई इतना गौरवशाली इतिहास, सब कुछ, क्या परेशानी है? और रेजिमेंट हो सकती है, रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती भाई? होनी चाहिए। चंद्रशेखर भाई ने जब संसद में आवाज़ उठाई तो पूरे देश में हाहाकार मच गया, ये क्या है। देखिए, वहाँ जाने वाले व्यक्ति का मोटो और उसका मतलब क्या है ये पता होना जरूरी है। जो पब्लिक चाहती है, जो लोग चाहते हैं, जो जनता चाहती है, आप उसको जाकर संसद में रखिए। गुजर बाकी है चंद्रशेखर भाई को, और भाई साहब ने उस आवाज़ को मजबूती से उठाया। पहले भी वो कई बार मीडिया के माध्यम से उठा सकते हैं, उठाई है, लेकिन संसद में इस आवाज़ को उठाना एक मजबूती अलग से प्रदान होना है। और मुझे लगता है कि ये गुजर समाज के गौरव के लिए उठाई गई आवाज़ है, और गुजर समाज भी इस आवाज़ को जब उठी तो सबके सब बड़े सम्मान के साथ और गौरव के साथ सबने सत्कार भी किया, और इस बात का सबने समर्थन भी किया। भारी भरकम कमेंट भी आ रहे हैं कि
गुजरों को जोड़ना चाहते हैं चंद्रशेखर, पहले भी इनके साथ हुआ है, फिर दगा मिल जाएगा, सबने ऐसा ही बोला है कि गुजरों हम एक हो जाओ, हमें आपकी ज़रूरत है। अब भाई मुझे एक बात बताओ, ये कौन कहता कि एक ना हो? तब एक हो जाएगा तभी तो देश आगे की ओर बढ़ेगा। मैंने फिर कहा, इस देश में किसान का मेरे को तो एकजुट होना पड़ेगा। किसान का मेरा एकजुट होगा, वो है किसान का मेरा आएगा, चोर लुटेरा जाएगा। भाई ये नारा आजकल बहुत प्रफुल्लित है, तो समझो किसान का मेरा आ रहा है। भीम आर्मी तो जितने नारे दे रही है वो चल ही रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी। देखो भीम आर्मी को समझिए, भीम आर्मी और शोषित वंचित वर्ग जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होता वो भीम आर्मी का कार्यकर्ता है। जिस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुसलमान, सिख, बौद्ध, पारसी, वो भीम आर्मी का कार्यकर्ता है। जो ये कहता हो कि भाई उसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा, सरकार उसके खिलाफ है, प्रशासन उसके खिलाफ है, भीम आर्मी उसके साथ है, अगर वो सही है तो। ठीक है। और देखो भीम आर्मी में गुजरों का बड़ा प्रतिनिधित्व है, ऐसा नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी में कहीं गुजर समाज के साथ ही हैं। भीम आर्मी में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गुजर समाज के हैं, हमारी प्रदेश कमेटियों में, जिला कमेटियों में, समझ रहे हैं। तो यहाँ तो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लोकतंत्र को बचा रहे हैं। लोकतंत्र मतलब सब लोगों की हिस्सेदारी, सब लोगों की हिस्सेदारी दे रहे हैं। आओ काम करो, आगे बढ़ो, नेता बन के आगे चले जाओ। भीम आर्मी पर आरोप भी लगते रहते हैं कि ये तो एक की पार्टी है तो हिंदुओं के खिलाफ बोल जाती है, क्या चक्कर है? अब देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार दिया है, और समानता के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया है। अब क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब अनर्गल भाषण देते रहते, कोई ये कहता है वो कहता है। भाई हमें धर्म पर टिप्पणी करने से क्या मतलब है? हमारा काम है इस देश में जन जागरूकता अभियान चलाना, अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ के गरीब, शोषित, वंचित, यहाँ के कमेरे को प्रेरित करना। जब यहाँ पर का किसान वर्ग, कमेरा वर्ग, मजदूर वर्ग अच्छा शिक्षित हो जाएगा तो खुद तय कर लेगा उसको किस धर्म में जाना है, क्या मानना है, क्या नहीं मानना है। ठीक, आप कोई धर्म समझाता रहे, क्या जरूरत है? आप अच्छी शिक्षा दो, जब अच्छी शिक्षा लेगा बच्चा तो उसको धर्म का मतलब खुद समझ में आ जाएगा। अब ये तो धर्म का मतलब नहीं हो सकता भाई जाकर जाओ मोब लिंचिंग कर दो, लोगों को मारो पीटो, ये धर्म का मतलब किसी का नहीं हो सकता। तो ये गलत है, तो बिना वजह के आरोप है, ये निराधार है, इनसे कोई फायदा भी नहीं है। कोई लगाए ना लगाए, हमें क्या फर्क पड़ना है? हमारा काम है संवैधानिक व्यवस्था को आगे बढ़ाना, उस व्यवस्था को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आजकल 2-3 बाबा, जैसा धर्म का जब जिक्र आ गया, 2-3 बाबा आजकल चले हुए हैं। एक अनिरुद्धाचार्य बाबा जी हैं, वो कह रहे हैं इस तरह का गोबर खाओ और आपको बच्चा ही पैदा होगा, लड़का ही होगा। बाबा साहब होते तो क्या बोलते इस चीज़ को? अच्छा, लड़का ही क्यों चाहिए भाई? बेटियां जो हैं, क्या बेटियां गौरव नहीं है? बाबा जी लड़का ही पैदा क्यों करा रहे? लड़की पैदा करा दे यार। देखो फालतू की बातें हैं, वैज्ञानिक युग है, लड़का लड़की एक समान है। ये कि लड़का ही पैदा होना चाहिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। लड़का और लड़के दोनों एक समान, अच्छी शिक्षा हासिल कराओ, पढ़ाओ। मेरा बाबा से भी कहना है भाई आप जन जागृति अभियान चलाइए, फालतू की चीज़ गोबर खिलाइए, ये कराइए, वो कराइए। अगर ऐसा होता तो यार गोबर खा के हम ताकतवर ना हो जाते? क्या जरूरत थी हथियार बनाने की, देश परमाणु बनाने की क्या जरूरत थी? गोबर खा के ताकतवर हो जाते, लड़ते। ये फालतू की बातें, ये आज के समय पर निरर्थक है। ठीक, वैज्ञानिक युग चल रहा है, आस्था है, सब अपनी आस्था में लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, खास तौर से इंसानियत के प्रति सबसे पहले सोचे। अगर इंसानियत के प्रति नहीं सोचेंगे तो काम चलेगा नहीं। मैं बाबा को ये बताऊँ, ये बुद्ध का देश है। यहाँ अगर बुद्ध की नीति पे आदमी विपස්සना करना शुरू कर देना तो ऑटोमेटिकली वैज्ञानिक हो जाता है। शायद किसी को पता भी ना हो विपස්සना क्या है। अब यही तो बात है ना भाई, ध्यान जो है वो तथागत बुद्ध की नीति से आया जी। और ध्यान में आपको, जब आप ध्यान करते हैं तो आपके शरीर के हर अंग को एनर्जी मिलती है, आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपकी क्षमताओं का विकास होता है। समझ रहे? ध्यान करने से। अगर भाई गोबर खाने से ये हो सकता हो तो भाई देखो मैं तो नहीं खा पाऊंगा। जिनका हो सकता हो कैसे विकास गोबर खाने से, खाएं बेचारे, अच्छी बात है। एक बाबा हो रहे हैं, वो किसान अपना गाय का दूध 40 रुपए से 50 रुपए लीटर बेच रहा है, वो गाय का मूत्र 90 रुपए लीटर बेच रहे हैं। अब यार ये चीज़ें समझ से बाहर की चीज़ें हैं। देखो दूध है, घी है, दही है, खाने पीने के काम आता है, अच्छी बात है। अब जिनकी आस्था गोमूत्र में है तो भाई वो मूत्र पिए। हमारी आस्था दूध में है। हमारी माताजी ने, पिताजी ने बचपन से ही गाय का, भैंस का दूध पीना सिखाया है। ठीक, बकरी का। भाई दूध पीने को तो मान दिया, भाई मूत्र तो हमारे बस का है नहीं पीना। जो पीना चाहते हैं वो पिए बेचारे।
अच्छा, उपचुनाव नज़दीक आ रहा है जी। क्या लग रहा है उपचुनाव जीतेंगे, में? नज़दीक में तो मीरापुर है। जीतेंगे साहब। मीरापुर भी? अरे देखते रहिएगा आप। अच्छा, गठबंधन से बाहर निकाल दिया, अच्छा आपको क्या कारण है? देखो, भारत की राजनीति वंशानुगत हो चुकी है। बाप का बेटा बेटा नेता, उनका भाई भतीजा नेता, मामा चाचा ताऊ नेता। जब उस राजनीति में नए लोग एंट्री करेंगे, अब मुझे एक बात बताओ ना, आप अगर भूख आपने देखी हो तभी तो आप भूख को बता सकते हो भूख कैसी होती है। क्यों भाई, हम वो लोग हैं जो भूखे भी रहे हैं कई कई दिन, हम जानते हैं भूख का दर्द क्या है। और चंद्रशेखर भाई, आप जब आप संसद में तो देखते हो कैसे क्यों चिंगाड़ते हैं उतना। उनको परिस्थितियां पता, उन परिस्थितियों से गुजर के गए हैं। ना गुजरे होते तो बता ही ना पाते। आप मुझे बताओ ना, एक बच्चा पैदा हुआ, 24 घंटे ऐसो आराम में पला बड़ा, वो बता पाएगा इस खेत में गन्ने का फसल कौन सा गन्ना लगा हुआ है, कांट है, 64 है, बिस्तर है, कौन सा गन्ना लगा हुआ है, ये बता पाएगा वो। धान की फसल कब होगी, कैसे होगी, बता पाएगा वो। ठीक, कौन सा गेहूं किस जगह होगा, कहाँ की मिट्टी दोमट है, काली मिट्टी है, रेतली मिट्टी है, क्या बता पाएगा। किस खेत में पॉपुलर की फसल होगी, किस खेत में लिप्टिस की फसल होगी, किस खेत में फसल लगेगी, वो बता पाएगा नहीं। आप और हम बता पाएंगे, क्योंकि हम उस परिवेश के लोग हैं। ठीक, और लड़ाई यहाँ भूखे लोगों के लिए है, जिनके पास रोटी खाने के लिए सब कुछ होने क्या जरूरत है। व्यवस्था उठा करके देखें, किसानों को मोदी जाएगा, आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ है। कितने लोग किसानों का, मेरे पिताजी कृषि कार्ड आज भी चुका तो है, मेरे गाँव रहता है, आप 70% लोगों कृषि कार्ड चुका तो है, क्योंकि फसल उन्नति नहीं हो रही कि वो अपना ठीक। उधर मोदी व्यापारियों के, तो आप सोचिए ना कि एक एसी में पला बड़ा व्यक्ति जब राजनीति जब जाएगा, तब वो सही व्यवस्था बता पाएगा कि भारत की व्यवस्था क्या है। अच्छा, तो आपने तो आपके अनुसार समाजवाद की क्या परिभाषा है? अगर हम समाजवाद की बात करें, आपने कहा बाबा और फिर आगे पोता और फिर बेटा, तो अकॉर्डिंग यू तो आप समाजवाद का तो परिभाषा ही पूरी चेंज हो गई यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो गई है। हम वंशानुगत का राजनीति का खंडन। मोदी जी तो समाजवादी नहीं है फिर? किसने तो कहा? मोदी जी तो समाजवादी हैं पूरे। क्यों? उनका तो कोई बाप दादा है ही नहीं। क्यों नहीं है? बिना बाप के कैसे बच्चा आ जाएगा राजनीति में? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, मोदी जी तो आजकल कह रहे हैं बॉय जी को लूँ मैं तो सीधा डायरेक्ट आया हूँ। अच्छा, ऐसा भी कुछ है भाई? वो विधि तो कैसे जानकारी मिलनी चाहिए। जो लोग बनारस में इंटरव्यू में कहा है उन्होंने, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं ना जो बच्चा नहीं चाहते, वो कम से कम डायरेक्ट कहीं से अडॉप्ट कर लेंगे। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है? देखिए, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहीं से प्रधानमंत्री हैं। और उसकी लिस्ट में जाए ना नीचे तक आप थोड़ा सा, सारी राजनीतिक स्ट्रक्चर जो है वो नेताओं के बेटों ने, भतीजों ने, भाइयों ने सब घेर रखा है, समझे? तो ये कहना मिथक है कि वहाँ समाजवाद है। नहीं, वहाँ भी परिवारवाद है, वहाँ भी वंशानुगत राजनीति है। अब तो आप अमित शाह के पास चले जाएंगे, उनका बेटा जैसा BCCI का चेयरमैन। अरे वो तो बड़ा, वो तो कहता हूँ उन्हें कप्तान होना चाहिए। क्रिकेट तो अच्छा खेलते हैं, सुना है। हाँ, मुँह से तो कोई भी खेल लेता। अब मैं तो मुँह से भी खेलता नहीं देखा उनको। देखे सब, यही तो देश है। भारत जो है आज जो है पिछड़ेपन की ओर क्यों है? उसी कारण से है। अगर राजनीतिक पावर है तो आप कहीं भी जाकर एडजस्ट हो सकते हो, आप कहीं भी जाकर एडजस्ट हो सकते हो। और अगर आपके पास सोर्स नहीं, ताकत नहीं, पैसा नहीं, आपकी क्षमता कितनी भी हो, फिर कहीं नहीं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना, बड़ी मुसीबतों से पड़े और इस देश की सारी महिलाओं को अधिकार दिए, इस देश के हर वर्ग को, यहाँ तक कि स्वर्ण कास्ट के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर अधिकार देके गए। हर आदमी बाबा साहब अम्बेडकर नहीं है। ठीक, जो लोग सत्ता में हैं वो अगर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, और जिनके लिए सत्ता है, जिनके लिए लोकतंत्र है, अगर उन्हीं की मदद नहीं हो पाती, उन्हीं के काम नहीं हो पाते, जिस राज्य में किसान मजदूर परेशान है वो राज्य किसी काम का नहीं है। जिस राज्य में कानून व्यवस्था ठप है वो राज्य किसी काम का नहीं है। ठीक, और आज का मौजूदा राज्य मुझे नहीं लगता किसी काम का है। योगी जी ने सब ठीक कर दिया, शाम के समय बाइक खुश जाया करती थी, अब घूमो आप, तो लोग कह रहे हैं कि हम तो किस टाइम घूम लें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब ये कोई नया काम है? एक सरकार का क्या काम होना चाहिए?
सरकार का काम शांति व्यवस्था कायम रखना, न्याय व्यवस्था कायम रखना, आर्थिक व्यवस्था कायम रखना, सामाजिक व्यवस्था कायम रखना। ये तो सरकार का काम है, कोई नया काम थोड़ी कर रहे हैं। और क्यों नहीं हो रही अभी मेरठ में रेप हुआ है, आगरा में रेप हुआ है, मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। अभी एक मंदिर में भी रेप हुआ है। बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए, माननीय योगी जी जो हैं सत्ता चलाने, ठीक मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन द्वेष भाव की राजनीति से जो काम हो रहा है वो गलत है। बीजेपी का व्यक्ति कुछ कर दे घर नहीं टूटेगा, कोई पिछड़ा मुसलमान कुछ कर दे घर टूट जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, ईडी की जांच हो जाएगी। क्यों भाई? कानून सबके लिए बराबर है, ये उनको समझना पड़ेगा। चलो खैर, इस बार सत्ता भी उनकी आखिरी है, अगली बार तो सत्ता में बदल ही रहे हैं सब लोग मिलकर। 27 में क्या लग रहा है? बदलेंगे सत्ता, चंद्रशेखर जी बनेंगे मुख्यमंत्री। हाँ बिल्कुल, सत्ता लोग महामायावती जी का जब शासन आया उस समय भी लोग बहुत सारे परेशान थे कि SC ST लगवा दी, यूं ही जाके इन्हीं की चलती थी, ये लोग केवल करता धरता हो गए थे। एक जिसके कपड़े फटे हैं और थाने में जाके खड़ा हो गया, थानेदार खड़ा हो गया देख के। नहीं, ये कहा किसने, समझ में नहीं आया मेरी। बहुत सारे लोग बोलते हैं। अच्छा बताओ, प्रशासन जो है, जो वहाँ लोग IAS IPS करके आए हुए हैं, जो PCS करके आए हैं, वो बेवकूफ़ हैं। SC ST एक्ट लगने का प्रावधान है ना जी। जब आप किसी के साथ दुराचार करोगे, किसी के साथ अन्याय करोगे, तो भाई SC ST एक्ट तो लगेगा, ठीक। अब पता लगा कि 100 SC ST एक्ट लगे, जिनमें से चलो 2 ऐसे रहेगी भाई ठीक है ये लग गए होंगे, वो 98 तो सही है। सवाल SC ST एक्ट का नहीं है, सवाल ये है कि सामाजिक समानता क्यों नहीं है। अगर आप सामाजिक समानता स्थापित कर दें और सब लोग अपनी जातियों से बाहर निकलकर मानवता की ओर सोचना शुरू कर दें, तो SC ST एक्ट कहाँ से लगेगा? सोचिए ना इस बात को जी। भाई। SC ST एक्ट कब लगता है? शोषण करते हैं, गाली देते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तब लगता है ना। लेकिन जब आप मानवीयता स्थापित करोगे और इन चीज़ों की ओर ध्यान देना बंद कर दोगे, तो कहाँ से लगेगा? तो योगी जी में लगता है आपको जातिवाद है? अरे और कितना जातिवाद देखेंगे आप। दादरी में बहुत सारे, मैं जब वहाँ गुर्जर समाज की मीटिंग में गया, उन्होंने कहा कि योगी जी जो हैं जातिवादी हैं, और जब वो आए मीर भोजी के प्रतिमा का अनावरण करने तो गुर्जर सब। मैं भी यही अभी आपसे बात करने वाला था। जब मेरी बात हुई, जो मैंने बताया हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो पेशे से एडवोकेट हैं, हमने उनसे इस विषय में बात की और उन्होंने कहा जी मेरे पास डॉक्यूमेंट के तौर पर मैं आपको सबूत दिखा दूंगा, और इस पर बड़ा रिसर्च चल रहा है। सारे सबूतों में जो है गुर्जर प्रतिहार राजा मीर भोज हैं, ठीक। अब अगर यार आप अपनी जाति का बखान करो तो ठीक, आप अपनी जाति के विषय में बोलते तो गलत, ये सही नहीं है ना। तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री हैं, उनको अपने चश्मे को 1 नंबर का ही रखना चाहिए। सबको, उनके लिए जनता सब बराबर है, वो किसी जाति किसी धर्म का क्यों ना हो, सबको उनको एक चश्मे देखना चाहिए। सबका कोई गलत है तो गलत है, वो चाहे उनकी जाति का है कोई और है, जो कुछ सही है वो तो सही है। यही कानून है, यही संविधान जी। चलो आज इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और अगली बार फिर अब हमारा जो मिलना जुलना है चलता रहेगा, क्योंकि इस देश में शायद ही कोई ऐसा हो जो बहुजनों की, पिछड़ों की आवाज़ को उठाने की बात करता हो, उठाने की कोशिश करता हो, बल्कि उठा भी रहा हो। हमारा उद्देश्य है, गाम ग्वांड का उद्देश्य यही है कि हम पिछड़े, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, उस सभी एक वर्ग को आवाज़ बनकर हम मिल सके, गाम ग्वांड उनको आवाज़ बनकर मिल सके। हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विनय जी ने हमें समय दिया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब संवैधानिक मूल्यों को समझें, संविधान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ताकि हमारा देश समृद्ध बन सके, संपूर्ण प्रभुत्व भारत बन सके, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय जहाँ डेवलप हो सके, उसके लिए काम करें। इस कड़ी में इतना ही, लगातार हम आपके बीच आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।